आज हम बात करेंगे भारत के जंगलों की और उस दौर की जब एक साम्राज्य ने आकर इन जंगलों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक घने जंगल की। बिल्कुल ऐसा जैसा ये छत्तीसगढ़ का साल का जंगल है। ये सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम था। न जाने कितनी ही प्रजातियों का घर। और हाँ, जो लोग वहां रहते थे उनके तो जीवन का आधार ही यही था। अक्सर हम इस बारे में सोचते नहीं, है ना? पर जंगल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद हैं। जिस किताब के पन्ने हम पढ़ते हैं, जिस मेज पर काम करते हैं, अरे हमारे जूतों के रबर से लेके खाने के मसालों तक में। तो ये कहानी सिर्फ लकड़ी की नहीं है, बल्कि उन छोटी बड़ी अनगिनत चीजों की है जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी जड़ें जाती हैं एक साम्राज्य की कभी न खत्म होने वाली भूख तक, और ये भूख थी लकड़ी की। बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। उनकी जो ताकतवर रॉयल नेवी थी, जिसके दम पर उनका साम्राज्य टिका था, वो बनती थी ओक की लकड़ी से। और इंग्लैंड में ओक के जंगल खत्म हो रहे थे। अब बिना जहाजों के साम्राज्य भला कैसे चलता? तो उनकी नजर पड़ी भारत के विशाल हरे भरे जंगलों पर। और फिर आई रेलवे। इसने तो लकड़ी की मांग को जैसे आसमान पर पहुंचा दिया। भारत में साम्राज्य फैलाने के लिए, व्यापार करने के लिए रेलवे की जरूरत थी, और रेलवे लाइनों को चाहिए थी लकड़ी, बहुत बहुत सारी लकड़ी। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 मील यानी करीब 1.5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 1760 से 2000 लकड़ी के स्लीपर लग जाते थे। सिर्फ 1 मील। तो इस जबरदस्त मांग का नतीजा क्या हुआ? 1946 आते आते भारत में 7,65,000 किलोमीटर से भी लंबा रेलवे नेटवर्क बिछ चुका था। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क। और ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना था भारतीय जंगलों की लकड़ी पर। हर 1 मील का ट्रैक, मतलब अनगिनत पेड़ जमीन पर। तो लकड़ी की इस बढ़ती मांग का, इस समस्या का कॉलोनियल सरकार ने क्या हल निकाला? उन्होंने एक नया आइडिया पेश किया, जंगल को कंट्रोल करने का एक नया तरीका। और बड़े गर्व से इसे नाम दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी वैज्ञानिक वानिकी। तो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री असल में थी क्या? जरा देखिए। एक तरफ है हमारा कुदरती जंगल, घना, तरह तरह के पेड़ों से भरा हुआ, और दूसरी तरफ ये सीधी लाइनों में लगे एक ही किस्म के पेड़। ये कोई जंगल नहीं, ये तो लकड़ी की एक फैक्ट्री जैसा था। तो एक बात साफ समझनी होगी, इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का साइंस या पर्यावरण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसका सिर्फ एक मकसद था, जंगल की जो नेचुरल डाइवर्सिटी है उसे खत्म करो, और उसकी जगह सिर्फ वो पेड़ लगाओ जो व्यावसायिक रूप से मूल्यवान हो, जैसे कि सागौन और साल, बस, ताकि उनसे ज्यादा लकड़ी काटी जा सके। अब इस पूरे आइडिया को कानून का जामा पहनाने के लिए लाया गया 1878 का फॉरेस्ट एक्ट। इसने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। और जो सबसे अच्छे, सबसे घने और कीमती जंगल थे, उन्हें रिजर्व्ड यानी आरक्षित घोषित कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि जो लोग सदियों से वहां रहते आए थे, अब उनके लिए इन जंगलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। इन कानूनों का नतीजा वहां रहने वाले लोगों के लिए तबाही लेकर आया। जो चीजें सदियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं, वो रातों रात जुर्म बन गईं। असल में ये 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। गांव वालों के लिए जंगल उनकी जिंदगी था। खाना, चारा, दवाइयाँ, उनकी संस्कृति, सब कुछ जंगल से जुड़ा था। लेकिन कॉलोनियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए जंगल का मतलब सिर्फ एक चीज थी, टिम्बर यानी लकड़ी। सागौन और साल जैसे पेड़ों के अलावा बाकी सब उनके लिए फालतू था, जिसे बस काट कर साफ करना था। और बस अचानक सब कुछ बदल गया। सदियों से जो काम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, वो गैर कानूनी हो गए। अपने मवेशियों को चराना, जंगल से फल फूल या जड़ी बूटियां लेना, अपने घर के लिए थोड़ी लकड़ी काटना या फिर झूम खेती करना, ये सब अब क्राइम था। और यहीं पर एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो स्थानीय लोगों को अपना पेट भरने के लिए शिकार करने पर पाबंदी थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश अफसर खुद बड़े पैमाने पर शौक के लिए शिकार कर रहे थे। उन्होंने तो बड़े जानवरों को खतरनाक बताकर उन्हें मारने पर इनाम तक रख दिए।
और इसे सभ्यता फैलाने का नाम दिया। जरा सोचिए, 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज्यादा बाघ सिर्फ इनाम के लिए मार दिए गए। तो इन कानूनों की इंसानी कीमत क्या थी? 1892 में मध्य भारत के बैगा समुदाय की एक अर्जी इस दर्द को साफ बयान करती है। वो लिखते हैं, अब हम भोजन के अभाव में मर रहे हैं, हमारे पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, हमने ऐसा क्या अपराध किया है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती? ये उन लाखों लोगों की आवाज़ थी जिनकी दुनिया उनसे छीन ली गई थी। लेकिन लोग खामोश नहीं बैठे, उन्होंने ये सब चुपचाप सहा नहीं। पूरे भारत में अलग अलग समुदायों ने इसका विरोध किया, विद्रोह किया, मानो जंगल ने खुद पलटवार किया हो। चलिए, ऐसी ही एक कहानी की तरफ चलते हैं, बस्तर की कहानी, जहां 1910 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का सेंटर था बस्तर, जो आज के छत्तीसगढ़ में है। यहाँ देखिए, ये जो शेडेड एरिया है, ये थे रिजर्व फॉरेस्ट्स। इन जंगलों ने लोगों की जिंदगी को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके आने जाने, रोजगार, हर चीज का रास्ता बंद हो चुका था। इस बगावत की चिंगारी लगी 1905 में, जब सरकार ने बस्तर के 2/3 जंगलों को रिजर्व करने का प्रस्ताव रखा। 1910 आते आते गांव-गांव में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च, ऐसे सीक्रेट मैसेज घूमने लगे। और फिर फरवरी 1910 में विद्रोह भड़क उठा। बाजारों को लूटा गया, सरकारी अफसरों के घर और दफ्तर जला दिए गए। ये एक पूरी तरह से संगठित विरोध था। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने आखिरकार इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ। इसके जो लीडर थे, गुंडा धुर, वो कभी पकड़े नहीं गए और एक हीरो बन गए। और सबसे बड़ी बात, सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्हें जंगलों को रिजर्व करने का अपना प्लान करीब करीब आधा करना पड़ा। और हाँ, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। ये तो एक ग्लोबल कॉलोनियल ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया भर में जहां-जहां कॉलोनियां थीं, वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक उदाहरण देखते हैं जावा का, जो आज इंडोनेशिया का हिस्सा है। वहां डच लोगों ने बिल्कुल वही किया जो अंग्रेजों ने भारत में किया। जंगलों पर कब्जा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को लागू करना और जहाज़ों और रेलवे के लिए सागौन की अंधाधुंध कटाई। कहानी बिल्कुल वही थी, बस किरदार बदल गए थे। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? ये कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं, लेकिन इनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। आज भी दुनिया भर में प्रकृति, संसाधनों और उन पर निर्भर लोगों के अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतिहास आज हमारे वर्तमान को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? सोचने वाली बात है ना?